हाय गाइस, आई एम रिशु। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आज आप लोगों के साथ एक हेयर ग्रोथ टॉनिक शेयर करने वाली हूँ। अब ये हेयर ग्रोथ टॉनिक कैसे वर्क करता है, कैसे बनाना है, कैसे यूज़ करना है, ये सारी बातें तो मैं आप लोगों को बताऊँगी। बट ये बताने से पहले मैं आप लोगों के साथ अपनी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। सो बैक इन 2011 जब मैं अपने स्टडीज़ के लिए दिल्ली शिफ्ट हुई थी, तब मैंने वहाँ जो नोटिस किया कि 95% ऑफ गर्ल्स के हमेशा स्ट्रेट हेयर्स ही वहाँ पे थे। जब मैंने ये देखा, और हाँ, एक्चुअली मेरे जो हेयर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा हैवी थे, बहुत वॉल्यूम था उनमें, बट वो वेवी थे एंड ड्राइंग टेक्सचर्स थे। सो जब मैं उनके स्ट्रेट हेयर्स देखती थी तो वो बहुत ही टेम्पटिंग लगता था। मुझे लगता था ये सभी लड़कियों के बाल ऐसे स्ट्रेट, इतनी सुंदर, इतनी सिल्की कैसे, पता नहीं। तो तब मुझे पता चला ये एक्चुअल में स्ट्रेट उनके बाल नहीं हैं, ये एक प्रोसेस होता है, ये एक ट्रीटमेंट है जो करवाया जाता है सैलून के थ्रू। तब मुझे वहाँ पे स्मूथनिंग और रीबॉन्डिंग के बारे में पता चला। जब मुझे उसके बारे में पता चला तो फिर मैंने सोचा कि वाई नॉट, क्योंकि मुझे अपने बाल पसंद नहीं थे। होता है, हम सबके साथ होता है, जो हमारे पास होता है वो एक्चुअली हमें पसंद नहीं होता, जो दूसरे के पास होता है वही चीज़ हमें चाहिए होती है। तो इन 2014 मैंने अपने बालों में फ़र्स्ट टाइम हेयर स्मूथनिंग करवाया। पहली बार तो वो बहुत ही अच्छा रहा, मेरे बालों को ज़्यादा डैमेज भी नहीं किया और मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। जो नॉर्मल हेयर वॉश के टाइम पे थोड़े बहुत बाल निकलते थे वही निकल रहे थे। तो मुझे लगा, अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा है कि एक बार के लिए स्मूथनिंग कराया और आपको कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, आपको अपने बालों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। बाहर निकलो, बस थोड़ा सा कॉम्ब करो और आराम से निकल जाओ। टाइम भी सेव हो रहा है, अच्छे भी दिख रहे हैं, तो और क्या चाहिए। फिर मैंने जब वो थोड़े स्मूथनिंग का असर जब ख़त्म होने लगा तो बिना मैंने अपने बालों को टाइम दिए, बिना उनको सांस लेने का मैंने उन्हें बिल्कुल टाइम नहीं दिया, एंड विद इन अ ईयर मैंने दोबारा स्ट्रेटनिंग करवा लिया, क्योंकि वो थोड़े थोड़े से खुल रहे थे, स्मूथनिंग का असर ख़त्म हो रहा था। अब जब मैंने सेकेंड टाइम स्मूथनिंग करवाया, जब आप स्मूथनिंग करवाते हो या रिबॉन्डिंग करवाते हो या किसी भी तरह का हेयर ट्रीटमेंट करवाते हो तो आपको इनिशियल टाइम पे वो बहुत ही अच्छा, 2-3 महीने बहुत अच्छा लगेगा। बट अब इस बार इन सेकेंड टाइम क्या हुआ कि जब वो सेकेंड टाइम स्मूथनिंग का असर ख़त्म होने लगा तब वो बहुत ही ज़्यादा मेरे बालों को, तब तक डैमेज हो चुके थे मेरे बाल। डैमेज इस लेवल पे हो चुके थे कि जब इस बार स्मूथनिंग का असर ख़त्म हो रहा था तो क्राउन एरिया पे कम्प्लीटली लाइक ऐसे घुंघराले से ब्रेकेज हो के अजीब से यहाँ पे लग रहा था जैसे मुर्गे का कुछ यहाँ निकल गया है। तो मैं बहुत परेशान थी कि अरे अब तो ये ऐसे अच्छे नहीं लगते, और साथ ही साथ मुझे अपने आप को स्ट्रेट बालों में देखने की आदत हो गई थी। मुझे अपने ऊपर वो स्ट्रेट बाल बहुत पसंद आता था, और फिर मैंने बिना सोचे समझे विद इन 6 मंथ्स फिर से क्राउन एरिया में अपने स्मूथनिंग करवा लिया। सो दिस इज़ थर्ड टाइम मैंने स्मूथनिंग करवाया। अब जब थर्ड टाइम मैंने स्मूथनिंग करवाया क्राउन एरिया पे तो प्रॉब्लम ये स्टार्ट हो गई कि जब वो खुलने लगे तब तो वो वैसे ही अजीब से दिखने लगे, वैसे ही मुर्गे वाली प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। साथ ही साथ मेरे इस एरिया में और इस एरिया से बहुत ज़्यादा बाल खाली हो गए, बहुत कम दिखने लगे। इनफैक्ट मेरे को बॉल्ड पैचेस जैसे मेरे को फील होने लगा। मुझे फील होता था कि यहाँ से बहुत कम बाल हो गए हैं। मैं बहुत परेशान हो गई। फिर मैंने सोचा अब कुछ भी हो, अब मैं अपने बालों के साथ किसी भी तरह का एक्सपेरिमेंट नहीं करूँगी। और बहुत ज़्यादा मेरे को डैंड्रफ और इचीनेस ये सब प्रॉब्लम स्टार्ट तो हो ही चुकी थी, बट साथ ही साथ वो आपका हेयर ब्रेकेज की वजह से जो प्रॉब्लम थे, बाल के टेक्सचर में बहुत ज़्यादा बेकार सा हो गया था टेक्सचर, मीन्स वर्स्ट, मेरे बाल वर्स्ट अपने कंडीशन पे जा चुके थे। उससे ज़्यादा वर्स्ट में मुझे लग रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता मेरे बालों के साथ, बाल भी टूट रहे हैं, जड़ से गिर रहे हैं।
अब इसी टाइम पे मैं पार्लर अपने किसी सर्विस लेने के लिए, वैक्सिंग वगैरह के लिए मैं गई थी। तब वहाँ पे मेरे बालों को देख के वहाँ के जो स्टाफ थे उन्होंने कहा, अरे मैम आपके बाल बहुत डैमेज्ड हैं, ये है वो है, सो आपको केराटिन ट्रीटमेंट आप करवा लो, बहुत अच्छा हो जाएगा, आपके बालों में प्रोटीन की कमी है। सो केराटिन जो है ये एक प्रोटीन ट्रीटमेंट है, आप ये बहुत ही अच्छा होता है बालों के लिए, ये करवाओ वो करवाओ। वापस से मैं उनके बातों में आ गई और अब इस बार मैंने केराटिन ट्रीटमेंट करवा लिया। दिस इज 4th टाइम जो मैंने अपने बालों में किसी भी तरह का केमिकल अप्लाई किया। ओके, अब जब मैंने केराटिन ट्रीटमेंट कराया, ये केराटिन ट्रीटमेंट जो है मुझे स्मूथनिंग वगैरह से भी ज़्यादा वर्स्ट मेरे बालों को कर चुका था। 3 मंथ्स के बाद बाल तो खुल ही रहे थे, नॉर्मल तो हो ही गए थे, और केराटिन के जस्ट बाद से ही इतना ज़्यादा डैंड्रफ मेरे बालों में, इतना ज़्यादा डैंड्रफ कि मैं बता नहीं सकती, बहुत डैंड्रफ। इनफैक्ट मैं ऐसे अपने बालों को ऐसे करती थी और मेरे शोल्डर पे डैंड्रफ आ जाता था, सिर्फ बालों को थोड़ा सा साइड पार्टीशन और फ्लिप करती थी कि बहुत ज़्यादा डैंड्रफ, मैं बता नहीं सकती कितना डैंड्रफ। और हेयर फॉल तो था ही, मुझे ऐसा लग रहा था अब हेयर फॉल इस तरीके से हो रहा है कि मेरे बाल बिल्कुल भी नहीं बचेंगे। सो देन आई डिसाइडेड कि भाई ऐसे तो नहीं छोड़ सकते बालों को, अगर बाल नहीं रहेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैंने सोचा कि कुछ तो करना चाहिए, बट दिस टाइम आई वॉज श्योर कि मुझे किसी भी तरह का कॉस्मेटिक प्रोडक्ट नहीं यूज़ करना है। जो भी घर में अवेलेबल है, किचन्स में है, जो मैं नेचुरली कर सकती हूँ मैं वो करूँगी। ड्यूरिंग दिस टाइम मैंने बहुत रिसर्च किया, रिसर्च इन द सेंस यूट्यूब देखा, गूगल पे सर्च किया कि बालों के लिए क्या अच्छा होता है, क्या खाने में चेंजेस करनी चाहिए, किस तरह का लाइफस्टाइल होना चाहिए, व्हाट आई कैन अप्लाई डायरेक्टली। मैंने वो सारे रिसर्च किए। सो इस पे तो मैं किसी और दिन वीडियो बनाऊंगी कि आप बालों का अच्छे से ख्याल कैसे रख सकते हो, क्या खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। बट यहाँ मेन प्रॉब्लम थी डैंड्रफ की और हेयर लॉस की, यानी कि जड़ों से जो बाल टूट रहे थे उसकी, जो मेरे साथ बहुत बुरे तरीके से हो रहा था। और मुझे पता है ये स्मूथनिंग, स्ट्रेटनिंग और केराटिन ये सब करवाने वालों का तो बुरा हाल होता है इन जनरल। इनफैक्ट आज के टाइम पे हेयर फॉल एक नॉर्मल प्रॉब्लम है। सो अब बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हेयर टॉनिक, हेयर ग्रोथ की टॉनिक कैसे बनाते हैं। सो इस टॉनिक को बनाने के लिए हमें 4 चीज़ों की ज़रूरत होगी। फेनुग्रीक सीड्स। अब फेनुग्रीक सीड्स क्यों? एक्चुअली फेनुग्रीक सीड्स में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो कि हमारे स्कैल्प में बैक्टीरिया या किसी भी तरह का फंगल इन्फेक्शन जो होता है उसे कम्प्लीटली रिमूव करके हमारे जड़ों को, हमारे रूट्स को, हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रेंथन करती है, जिसकी वजह से हेयर फॉल की प्रॉब्लम ख़त्म होती है और साथ ही साथ हेयर ग्रोथ होती है। द नेक्स्ट इज अनियन सीड्स, जिसे हम कलौंजी या फिर मंगरेला भी कहते हैं। सो कलौंजी अगेन इज़ अ वेरी रिच इन एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़। ये भी हमारे बालों में किसी भी तरह का फंगल इन्फेक्शन जो है वो नहीं होने देती है। साथ ही साथ इसमें एसेंशियल ऑयल्स होते हैं, जिसके वजह से हमारे ये स्कैल्प को बहुत ही ज़्यादा नरिशमेंट प्रोवाइड करती है और हेयर टेक्सचर को इम्प्रूव करने में ये हेल्प करती है। अगर हेयर टेक्सचर अच्छा होगा हमारा तो लेस ब्रेकेज होगी, ब्रेकेज इन द सेंस जो मिडल से ब्रेकेज होती है, और ब्रेकेज अगर कम होंगी तो यानी हमारे बाल स्ट्रॉन्ग बनेंगे और लेस हेयर फॉल होगा। सो द नेक्स्ट इज जिंजर जूस। जिंजर जूस है ये, नहीं दिख रहा होगा शायद आप लोगों को, बट या जिंजर जूस है ये। वाई जिंजर जूस? एक्चुअली जिंजर जूस जो है वो उसमें सर्कुलेटरी एजेंट होती है, जिसके वजह से ये हमारे स्कैल्प में ब्लड फ्लो को स्टिमुलेट करती है और बहुत ही अच्छी तरीके से स्कैल्प में ब्लड फ्लो करवाती है, जिसके वजह से हमारे रूट्स जो हैं स्ट्रॉन्ग होती हैं। स्ट्रॉन्ग रूट्स मीन्स हेल्दी हेयर मीन्स लॉन्ग हेयर, एंड ये हेयर ग्रोथ को प्रमोट करती है। एंड द लास्ट वन इज एलोवेरा। एलोवेरा को
हम ऐसे भी मैजिकल प्लांट कहते हैं। एक्चुअली ये बालों में कैसे हेल्प करती है, एक्चुअली इसमें बालों में प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। इसमें एलोवेरा में प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स की वजह से ये हमारे स्कैल्प के डेड सेल्स को रिमूव करती है। और किसी भी तरह की चीज़ जो हम अपने बालों में अप्लाई करते हैं, डेड सेल्स रिमूव होने की वजह से वो अच्छे से हमारे स्कैल्प में पेनिट्रेट होती है और अच्छे से नरिशमेंट मिलती है, जिसकी वजह से डैंड्रफ की प्रॉब्लम भी खत्म होती है। सो नाउ लेट्स मूव इन टू द प्रोसीजर। अब देखते हैं कि इसे बनाते कैसे हैं और यूज़ कैसे करते हैं। सो हमें फेनुग्रीक सीड्स अपने हेयर के अकॉर्डिंग लेना है और अनियन सीड्स भी उसी प्रोपोर्शन में, जितना हम फेनुग्रीक सीड्स लेंगे उतना ही अनियन सीड्स भी लेंगे। दोनों को इक्वल अमाउंट में लेके मैं अपने बालों के लिए 2 टेबल स्पून फेनुग्रीक सीड्स और 2 टेबल स्पून अनियन सीड्स लेती हूँ। इन दोनों को आपने क्या करना है कि ओवरनाइट सोक करना है। सोक करने से पहले आप इसे एक बार वॉश कर लें, उसके बाद ओवरनाइट सोक करें। सोक करने टाइम पे आपको बस इतना ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा इसमें पानी ना डालें, सिर्फ इतना पानी डालें कि अच्छे से सोक हो जाए और आपको सफिशिएंट पानी इसका मिल सके जो आपके अपने रूट्स में अप्लाई करने हैं। सो मैंने ये कल रात में फेनुग्रीक सीड्स और अनियन सीड्स को सोक करके और उसका पानी निकाल लिया है। इसमें पानी है, आपको दिख नहीं रहा होगा बट है। सो ज़्यादा दिखा ऐसे टिल्ट करूँगी तो ये ड्रिप हो जाएगा। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, सो दिस इज़ द जिंजर जूस, दिस यू नीड टू ऐड विद दिस एंड एलोवेरा जेल। अब इन सारी चीज़ों को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स करना है। अगर आपके पास एलोवेरा जेल फ्रेश नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आप मार्केट का भी ले सकते हैं, बट इस बात का ध्यान रखें कि वो फ्रेगनेंस फ्री हो और जितना हो सके ज़्यादा मात्रा में उसमें एलोवेरा हो। फ्रेगनेंस फ्री तो एटलीस्ट होना चाहिए, नेचुरल अगर है तो बहुत अच्छी बात है। अब नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू नीड टू मिक्स दिस वेरी प्रॉपरली। बहुत अच्छे से इसको मिक्स करके, अगर आपके पास स्प्रे बॉटल है तो आप इन सारे मिक्सचर्स को उसमें डाल के अच्छे से शेक करके अपने बालों में अप्लाई करने से पहले आपको अपने बालों को बहुत अच्छी तरह से डिटैंगल कर लेना है और फिर आपको अपने रूट्स में लगा के, और आपको इसको रब नहीं करना है। क्यों रब नहीं करना है, अभी आपको मसाज नहीं देना है कुछ दिनों के लिए। मसाज क्यों नहीं देना है, क्योंकि हमारे रूट्स जो हैं अभी वीक हैं और ये वेट होगा, गीला होगा रूट्स। उस टाइम पे अगर आप मसाज दोगे तो हो सकता है आपको हेयर फॉल लगे। तो आपको कुछ नहीं, अगर आपके पास स्प्रे बॉटल है तो उसमें डाल के आप स्प्रे करो अपने रूट्स में, नहीं है तो कॉटन को डिप करके अच्छे से प्रेस करते हुए आपने अप्लाई करना है अपने रूट्स में। और ये अप्लाई करके आपको एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स छोड़ना है। मेरे केस में मैं जब इसे करती थी तो मैं शाम में अप्लाई करती थी 5-6 बजे, और मैं रात में अगर घर पे हूँ तो 5-6 बजे अप्लाई करके मैं रात में 9-10 बजे गर्मियों के टाइम पे हेयर वॉश कर लेती थी। आप अपने अकॉर्डिंग कन्वीनियंट टाइम देख के जैसा आपको लगे वैसा आप कर लो। ओके, तो ये प्रोसीजर है। मैंने इसे अब है बात की आपको कितने वीक में कितने दिन अप्लाई करना है। जब मेरा हेयर प्रॉब्लम था तो मैंने इसे डेली यूज़ किया था, और वॉश आपको सिर्फ पानी से करना है, आपको कोई शैम्पू नहीं यूज़ करना है। शैम्पू आप जैसे नॉर्मल करते हो 3 days to 4 days जैसे आप करते हो आप वैसे करो, बट इसे अप्लाई करने के बाद शैम्पू नहीं करना है, रोज़ शैम्पू नहीं करना है आपको। और मैं जो है 1 month तक मैंने इसे यूज़ किया था। मुझे फ़र्क विदिन 10 days दिखने लगा था, बट बालों को बहुत अच्छा करने के लिए मैंने इसे 30 days तक कंटिन्यूसली किया था। तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी कि आप एटलीस्ट इसे 30 days तक करो, बट आई एम 100% श्योर यू कैन सी इफेक्ट विदिन 10 days। अगर आपको ये DIY पसंद आए, यूज़फुल लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और सब्सक्राइब करते वक्त जो साइड में बेल आइकन है उसे भी हिट करना ना भूलें, ताकि मैं जब भी नए वीडियो के साथ आऊँ तो आपको पता चले। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।